भी दलित है और वह समाज और परिवार की इकाई में इस तरह गुथी हुई होती है कि उसे अपना दासत्व नहीं दिखाई देता है, अस्पृश्यता नहीं दिखाई देती है और दूर से देखने वाले लोगों को भी नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे में जब स्त्री लिख भी रही है और वो दलित भी है तो वो कितनी दोहरी चुनौतियों का सामना करती है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हिंदी के दलित स्त्री लेखन इन सारे सवालों को किस तरह देखता है, इस पर बात करने के लिए मैं मंच पर एक एक करके अपने वक्ता को बुलाऊंगी। आप आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अनीता भारती जी, अनीता भारती जी कृपया मंच पर आएं। अनीता भारती जी, रजनी अनुरागी जी, मीना कोटवाल जी, शिवराज सिंह बेचैन, अजय नावरिया, बजरंग बिहारी तिवारी, कृपया आप सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अनीता भारती की कविता की एक पंक्ति है कि क्या ये संभव है हम और तुम दोनों जिए एक जैसे, न जिसमें तुम रहो एक पुरुष और ना ही मैं औरत। कहानीकार हैं, आलोचक हैं, कवित्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दलित स्त्री प्रश्नों पर निरंतर अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनका लेखन है। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार से सम्मानित हैं, दिल्ली राज्य शिक्षक एवं अन्य सम्मानों से सम्मानित हैं। मैं आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। शिवराज सिंह सर प्लीज़ बैठिए। रजनी अनुरागी जी के परिचय में मैं बताना चाहूँगी, इनकी एक कविता की पंक्ति है कि घर में हर कहीं बिखरी होती है औरत, लेकिन उसका कोई घर नहीं होता। कवित्री, आलोचक, कविता संग्रह बिना किसी भूमिका के लिए चर्चित हैं। शीला सिद्धांतकर स्मृति सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है। दिलीप अश्क स्मृति सम्मान से सम्मानित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मीना कोटवाल जी के परिचय में मैं कहना चाहूँगी कि पत्रकार हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, द मूक नायक की संस्थापिका हैं। अनेक मीडिया संस्थानों में इनका कार्य सुचारू रूप से रहा है, इनके कार्य का लगातार अनुभव है। मैं आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। शिवराज सिंह बेचैन आत्मकथाकार, कहानीकार, आलोचक हैं। मेरा बचपन मेरे कंधों पर के लिए चर्चित समस्याओं, दलित समस्याओं, अंबेडकर, गांधी और दलित पत्रकारिता जैसे विषय में निरंतर इनका लेखन रहा है। BR अंबेडकर सम्मान से सम्मानित हैं, साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित हैं, कबीर सेवा सम्मान एवं अन्य सम्मानों से सम्मानित है। मैं आपका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अजय नावरिया जी, किसी कारणवश अजय नावरिया जी उपस्थित नहीं हैं, तो बजरंग बिहारी तिवारी जी आलोचक हैं, विचारक हैं, संपादक हैं। इनका काम भक्ति काव्य, भारतीय दलित आंदोलन और अस्मिता मूलक साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में चर्चित हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित है। मैं बजरंग बिहारी तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हमारी संचालक महोदया नीलम जी से मैं आग्रह करूँगी कि आप मंच पर आएँ। नीलम जी आलोचक हैं, संपादक हैं, स्त्री, दलित और मुसलमान संदर्भित सामाजिक मुद्दों, कविता, नाटक और कथा साहित्य में इनकी रुचि है। आप कृपया मंच संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा जय भीम। जैसा कि आप सबको पता है कि ये सत्र दोहरी चुनौतियाँ हिंदी साहित्य में दलित लेखिकाओं की पहचान और स्थान। इस विषय पर आने से पहले मैं यहाँ पर राजेंद्र यादव जी की स्मृतियों को सादर नमन करती हूँ, जिन्होंने हंस के माध्यम से हाशिए पर जो साहित्य था, जो लोग थे, उनको उन्होंने अपनी आवाज़ दी हंस के माध्यम से। उसी आवाज़
का जो नतीजा है, जिस पर आज हम सभी लोग बैठकर परिचर्चा करेंगे कि दलित स्त्रियां किन दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही हैं और ये चुनौतियां किस तरह की हैं जो व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ लेखन में भी उनको इससे दो चार होना पड़ रहा है। हम लोगों के पास समय बहुत कम है, 1.25 घंटे हैं और ये हम लोगों का पैनल डिस्कशन होगा जिसमें 7 से 8 मिनट का समय है और उस समय सीमा में ही हम लोगों को अपनी बात रखनी है। इस सत्र की शुरुआत मैं एक कविता से कर रही हूँ और ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध है, निर्मला पुतुल जी की कविता है। पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर, प्रेम और जाति से अलग। एक स्त्री को उनकी अपनी ज़मीन के बारे में बता सकते हो तुम, बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता। क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री? सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करते कभी देखा है तुमने उसे? रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते। तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठ खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को उसके अंदर वंश बीज बोते? क्या तुमने कभी महसूसा है उसकी फैलती जड़ों को अपने भीतर? क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण बता सकते हो तुम? एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसके अस्तित्व की परिभाषा अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? हम आधुनिकता के उस दौर में गुजर चुके हैं, पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी स्त्री को बिस्तर और रसोई घर से ऊपर नहीं आंका जाता है, वो चाहे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों ना उड़ ले। इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे समक्ष दलित चिंतक यहाँ पर मौजूद हैं जिनके वक्तव्य से हम सभी लाभान्वित होंगे। मैं रजनी अनुरागी जी जो दलित कवित्री भी हैं और आलोचक भी, मैं उनकी एक कविता से शुरू करती हूँ उनको बुलाना। उनकी एक कविता है बुद्ध और बहुत ही सारगर्भित कविता है ये, और हम देख सकते हैं इस कविता के माध्यम से समझ सकते हैं कि दलित स्त्री की पीड़ा क्या है और कैसे वो ब्राह्मणवाद और पुरुषवाद से टकराती है, टक्कर लेती है। बुद्ध, अगर तुम औरत हो तो इतना आसान नहीं होता गृह त्याग, शाम के ढलते ही तुम्हें हो जाना पड़ता नज़र बंद अपने ही घर और अपने ही भीतर, हजारों की अवांछित नज़रों से बचने के लिए। और वैसे भी माँ होते अगर तुम, राहुल का मासूम चेहरा तुम्हें रोक लेता, तुम्हारे स्तनों से चुआने लगता दूध, फिर कैसे कर पाते तुम पार कोई भी विधि समाज की? बोलो बुद्ध, अगर तुम और होते तो क्या इतनी आसानी से मिल जाता
तुम्हें निर्माण का अधिकार। ये बहुत ही उम्दा कविता जहाँ सीधे टकराती हैं रजनी अनुरागी बुद्ध से और बुद्ध के विचारों से। मैं रजनी अनुरागी जी, देखने में आता है कि स्त्री लेखन को अनेक चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है और आज भी वो गुजर रही हैं, लेकिन दलित स्त्री लेखन के सामने तो जाति का पहाड़ खड़ा हुआ है। गैर दलित स्त्री लेखन की तुलना में दलित स्त्री लेखन ज़्यादा चुनौतियों से भरा है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है? शुक्रिया नीलम। जैसा कि आपने कविता पढ़ी, बुद्ध अगर तुम औरत होते, अगर मैं वहीं से शुरुआत करूं तो जब ये कविता इंडिया टुडे में छप गई तो उसके बाद ये इस पर प्रतिक्रियाएं आईं और कमल भारती जी ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी कि ये जो कविता है ये देखो, उनके शब्द थे कि ये देखो ये औरतें हैं और ये बुद्ध को किस तरह से लिख रही हैं, इनको तो ये भी नहीं पता कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा। मुझे मालूम है बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, बुद्धा एंड हिज धम्मा मैंने भी पढ़ा हुआ है। मैंने इस कविता में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि उनके सामने 4 तरह की स्थितियाँ आई तब उन्होंने घर छोड़ा। मैंने इसमें उस स्थिति का वर्णन नहीं किया। इस कविता में मैंने यही लिया कि बुद्ध के लिए घर छोड़ना किसी भी समस्या के समाधान के लिए आसान था। किसी भी उसी पे बोलो। अरे ये पकड़ा के चले गए यार, फिर उसी पे बोलो। तो उसके लिए आसान था, लेकिन स्त्री के लिए कुछ भी आसान नहीं होता। दलित स्त्री जब लिखना शुरू करती है तो उसके लेखन में जो दलित साहित्य है उसका जो एक पैटर्न है, उस पैटर्न से जब स्त्री बाहर जाती है, किसी भी पैटर्न से स्त्री अगर बाहर जाती है और साहित्य का भी जो एक पैटर्न है अगर उससे स्त्री बाहर जाती है तो तमाम तरह की परेशानियां हमारे सामने आती हैं, चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। ये चुनौतियां एक लेखक के नाते, एक स्त्री के नाते और एक दलित स्त्री के नाते चहुमुखी हैं। दलित स्त्री के लिए कहा गया है कि दोनों गालों पर थप्पड़ उसके पड़ता है, उस पर जाति का भी और लिंग का भी। तो लेकिन दलित स्त्रियां अब वो थप्पड़ सहन करने को तैयार नहीं हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, मिल जाते हैं हमें। दलित स्त्री जब कहीं लिखती है या बोलती है या किसी ऐसी चीज़ का विरोध करती है जो कि सामाजिक रूप से उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर हमले करने में ना तो दलित पुरुष और गैर दलित पुरुष दोनों ही पीछे नहीं हटते। जब आत्मकथा आई दोहरा अभिशाप, तो दोहरा अभिशाप में जब मांग करती हैं वैसंत्री कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, तो उस कंपनसेशन को दलित आलोचक कैसे देख रहे हैं, उनको वो स्त्री का जो वो रूप है वो कैसा दिखाई दे रहा है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब उन्होंने लेख लिखा, डॉक्टर धर्मवीर जब लेख लिखते हैं तो वो हंस में ही छप जाता है, एक डायनासोर औरत। और यानी आप जो स्त्री कहने जा रही है, जो कहना चाहती है, वो अपने संवैधानिक मूल्यों की मांग कर रही है, जो कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए, जो हिंदू कोड बिल की दलित भी बहुत बात करते हैं, स्त्रियों को भी करनी चाहिए और स्त्रियां कम, गैर दलित स्त्रियां बहुत कम करती हैं, जिसमें ये अधिकार है कि वो तलाक ले सकती है। जब वही अधिकार और उसके साथ जो सुविधाएं उसको चाहिए जब वो मिलने लगती हैं या मांगी जाती हैं, तो उसके प्रति तमाम तरह का दुर्व्यवहार, दुराग्रह किया जाता है। और जब कोई दलित स्त्री अगर गैर दलित से विवाह कर रही होती है तो वो विवाह भी दलित समाज को, गैर दलित का तो हम छोड़ ही दें, दलित समाज को भी पसंद नहीं आता और उसको भी जार कर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। और ये जो जार कर्म है, इसके जब इसकी प्रतिक्रिया होती है तो राजेंद्र यादव जी ही लिखते हैं कि हिंसात्मक क्रिया थी ये। यानी स्त्री ने जब लिखना ही शुरू किया तो एक चुनौती उसे घर से मिल रही है, एक चुनौती उसको बाहर से मिल रही है। बाहर की चुनौती ये है कि बाहर अभी मैं इसी 7 तारीख को एक कार्यक्रम में गई, मैं और मेरे साथ रजी दिसोदिया थी। तो एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें बहुत लेफ्टिस्ट आलोचक भी थे और उस कार्यक्रम में किताब थी हाथ में एक, तो उसको उल्टा पलटा और बोला कि अच्छा
दलित स्त्रियां भी लिखती हैं। अब तक तो हमने सिर्फ दलित पुरुषों का ही सुना है, दलित स्त्रियां भी लिखने लगी। यानी ये जो मतलब जो पहचान का प्रश्न है, मतलब आइडेंटिटी का, अभी तो आइडेंटिटी की बात है, अभी तो आप ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है कि दलित स्त्रियां भी लिखती हैं। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, अभी संडे को एक कार्यक्रम हुआ जहां मुझे वक्ता के रूप में बुलाया गया, और बुलाने के बाद उनको ये उम्मीद थी कि मैं उनकी किताब पर वैसा ही बोलूँगी जैसा वो चाहते हैं, लेकिन अफसोस कि वैसा नहीं हो सका। कोशिश की मैंने, लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट छपी उस कार्यक्रम की रिपोर्ट जब जन संदेश टाइम में छपी, तो उस रिपोर्ट में जिन्होंने 1 लाइन बोली वो भी है, जिन्होंने 10 लाइन बोली वो भी है। मैंने जितना भी ख़राब बोला, मैं मानती हूँ मैंने ख़राब बोला होगा, मैंने कितना भी ख़राब बोला होगा, तो क्या या आप कह सकते हैं कि जगह नहीं थी? जिनके लिए आपने 20 लाइन लिखी हैं, कम से कम उनके में से 5 लाइन कम कर देते। मैंने ख़राब बोला वही लिखते वहाँ पर, मैं ही खुलती उससे। लेकिन आपने उस पूरी की पूरी रिपोर्ट में रजनी अनुरागी का नाम तो है वक्ता के रूप में, लेकिन उसने क्या बोला उसको निकाल दिया। यानी दलित स्त्री क्या कहना चाहती है उसको सुनने को कोई भी तैयार नहीं है, ना तो दलित ना गैर दलित। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो दलित स्त्री का जो लेखन है उसकी जो चुनौतियां हैं, अगर वो लेखक, अब तो मैंने आपको बताया उसको लेखक मानने को तैयार नहीं कि दलित स्त्रियाँ लिखती हैं, और दलित स्त्रियाँ अगर लिखती भी हैं तो उसकी जो आलोचना है वो आलोचक उसकी आलोचना करने को तैयार नहीं है। उसकी आलोचना भी की जाती है तो उसको एक अलग तरीके से उसकी आलोचना की जाती है। कई बार जो मजबूत पक्ष है उसको दबा दिया जाता है, कमज़ोर पक्ष को उभार दिया जाता है। तो दलित राइटिंग का जो विमेन दलित राइटिंग है उसका जो एक पक्ष हमारे सामने आना चाहिए, मजबूत पक्ष, वो आ नहीं पाता। जबकि दलित स्त्रियां कब से लिख रही हैं। मैंने देखा कि ठीक है, दोहरा अभिशाप आया, उसके बाद रजनी तिलक सुशीला जी का कहानी संग्रह आया, रजनी तिलक का कविता संग्रह आया, अनीता भारती का आया, रजनी दिसोदिया का आया, कौशल पवार की आत्मकथा आई, उसके बाद रजत रानी मीनू का आया, उसके बाद पूनम तुषामण का आया। तमाम तरह के प्रश्न हमारे सामने वो खड़े करती हैं। वो प्रश्न सिर्फ ना केवल इस समाज से करती हैं बल्कि अपने समूह से भी करती हैं। और उनका जो दायरा है, स्त्री का जो सोचने और समझने का दायरा है, वो सिर्फ दलित स्त्री नहीं है। दलित स्त्री दलित भी है, स्त्री भी है, श्रमिक भी है। तो इन तीनों ही स्तरों पर वो इन तीनों ही प्रश्नों को बहुत बहुत विस्तार से देखती है। इसीलिए जो राइटिंग शुरू होती है पदचाप से, वो राइटिंग पहुंचती है आगे तक जाते जाते। अगर सुशीला टागोर की आत्मकथा की बात करूं तो वो कहती है कि मैं एक वैश्विक स्त्री हूं, मेरी समस्याएं वैश्विक समस्याएं हैं, और वो अपने आप को जोड़ती है ब्लैक वीमेन राइटिंग से। ब्लैक वीमेन राइटिंग से जोड़ने के बाद वो स्त्रीवाद को पीछे छोड़कर वुमेनिज्म की तरफ बढ़ जाती है। वुमेनिज्म हमको एक दृष्टि देता है समय और समाज को समझने की, और उस दृष्टि में व्यापक विस्तार है। उस विस्तार को जानने समझने के लिए हमको जो स्त्रियों की कविताएं हैं, कहानी हैं, आत्मकथाएं हैं, उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रही हैं। जब भी आत्मकथा भी आई, तो आत्मकथा जब दोहरा अभिशाप भी आई, उसकी बात करूं मैं, तो वो कह रही हैं वो आत्मकथा है, लेकिन उस पर जब फ्लैप पर लिखा जा रहा है तो फ्लैप पर मस्तराम कपूर कह रहे हैं ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। जब लेखिका कह रही है आत्मकथा है, तो आप उसको जब आत्मकथात्मक उपन्यास की तरफ उसको मोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये सोच कर चल रहे हैं कि उपन्यास में कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर अतिरेक वाला वर्णन किया जा सकता है। ये अतिरेक कल्पना से अनुस्यूत हो सकता है, लेकिन दलित विमेन राइटिंग में ये कल्पना से अनुस्यूत नहीं है। आप आत्मकथा का जो जीस्ट है, जब आप उसको आत्मकथात्मक उपन्यास कहते हो, तो आत्मकथा की जो विशेषताएँ हैं, जो अपने समय और समाज से जुड़ी हुई हैं, जो शोषण से जुड़ी हुई हैं, उत्पीड़न से जुड़ी हुई हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हो। और प्रकाशक तो ये करते ही हैं, साथ में ये जो फ्लैप पे लिखवाया जा रहा है वो भी करता है। तो स्त्री की समस्या को डाइल्यूट नहीं करना है, उसको डाइल्यूट करने की बजाय उन समस्याओं का समाधान करने की, समझने की, जानने की कोशिश करनी है। और ये जानने समझने की कोशिश करने में दलित विमेन राइटिंग अपना योगदान देगी। आप पढ़िए तो सही। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी अनुरागी जी। आपने बहुत ही विस्तार रूप से दलित
स्त्री की जो दोहरी चुनौतियां हैं, जो वो ब्राह्मणवाद से भी लड़ रही हैं और खुद दलित समाज में घुसपैठ किया हुआ जो पुरुषवाद है उससे भी वो मुखर होके लड़ रही हैं। जब उनके लेखन को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और उससे दो चार होते हैं तो जीवन का जो सच है, जो यथार्थ है, वो कूट कूट के उनकी रचनाओं में भरा पड़ा है। लेकिन चूंकि दलित हैं तो दलित होने की भरपाई तो उनको भरना ही पड़ेगा, जो सदियों से वो भरते आ रहे हैं। और आखिर ब्राह्मणवाद या पितृसत्ता, उनके रास्ते का कांटा कौन है, कौन उन्हें रोक रहा है, इसी विषय पर मैं प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना वक्तव्य दें। पितृसत्ता को आप दलित स्त्री अस्मिता को आखिर कौन बाधक है, ब्राह्मणवाद या दलित पितृसत्ता? शुक्रिया नीलम जी। कल से ये जो 3 दिन का सृजन उत्सव शुरू हुआ है राजेंद्र यादव जी की स्मृति में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे वक्त में जब न्याय की सवाल उठाने वाली स्त्रियां जेल भेजी जा रही हैं, तीस्ता का संदर्भ हमारे सामने है, जब बलात्कारी छोड़े जा रहे हैं, जब पूरा सिस्टम जो जुडिशरी का है, वो जिससे पहले बोल रही थी वृंदा जी, पूरा सिस्टम ही इतना पल्यूटेड है, इतना ख़राब हो चुका है। थोड़ी उम्मीद बनती है, फिर वो हो जाती धूल धूसरित। ऐसे वक्त में इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। 4 दिन पहले ही एक लड़की की लाश मिली, दलित लड़की की, स्कूल गई थी पढ़ने के लिए गुना और भिंड के बीच में। हमको नहीं पता, और ये भी बिल्कुल से कन्विक्शन तो आमतौर से होता नहीं है ऐसे मामलों में। जातिवादी जो उत्पीड़न होते हैं उनमें अक्सर छूट जाते हैं लोग। खैर लांजी वाला उदाहरण हमारे सामने है ही। सुरेखा और प्रियंका के जो बलात्कारी और हत्यारे हैं वो कहाँ हैं? छूटे हुए जाएंगे कभी अंदर, कुछ कह नहीं सकते। दमोह में परसों नरसों जो हुआ है, परिवार पर, पूरे परिवार को मतलब मार दिया गया। 3 तो पुरुष मर चुके हैं, एक मरने और जीने के बीच में है। अहिरवार परिवार है, दलित परिवार है। तो हिंसा इस बीच बहुत बढ़ी है। लोकतंत्र की जहाँ तक हमने यात्रा की थी वो लगता है रिवर्स गियर में चली गई है, पीछे जा रही है। 1848 में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला था, और ये रेखांकित हुआ था कि जो प्रश्न है वो शिक्षा का है, वो ज्ञान का है। ज्ञान से, शिक्षा से वंचित करके ये जुल्म की ज़मीन तैयार की गई है, उत्पीड़न की ज़मीन तैयार की गई है। उसमें जो पहले और दूसरे बैच में हैं वो तो बहुत सी गैर दलित स्त्रियां हैं, और इस बात को चूँकि पहले फेमिनिस्ट हैं भारत के सचेत अर्थों में ज्योतिबा फुले, तो और सावित्रीबाई फुले भी। और मैं तो यहाँ पर याद करूँगा हिंदी में जो जिन्होंने दलित स्त्रीवाद को का बीजारोपण किया, उसको रोपा, रजनी तिलक जी को। रजनी तिलक जी ने कहा कि भैया संबोधन बदलना पड़ेगा। अभी शुरू में जय भीम कहा, और ये जरूरी संबोधन है, लेकिन रजनी तिलक जी कहती थी जय भीम जय सावित्री। उनका कहना था कि उसमें फिर स्त्री छूट जाती है, और वो हमारे मतलब जहन में भी नहीं आता कि स्त्री संबंधी भी संबोधन इस तरह से सलाम के लिए हो सकती है कोई स्त्री। तो उन्होंने एक शुरू किया था जय सावित्री, और वो उनके समय में चल रहा था।
कुछ लोग इस तरह से अपने को बदल रहे थे। उनके जाने के बाद बहुत धक्का लगा है। हिंदी में जो जिस तरह का दलित स्त्रीवाद है, जितनी मजबूती से जितनी उनकी संख्या है, उसका श्रेय बहुत कुछ जाता है रजनी जी को। रजनी जी के 3-4 बहुत खास कहें कि उनका योगदान है। वो एक तो वो एक्टिविस्ट थी, और जो कहा हमारी पहली वक्ता ने, रजनी अनुरागी जी ने, कि स्त्री मजदूर भी है, स्त्री दलित है, और दलित स्त्री एक स्त्री भी है। तो तीनों चीज़ों को, तीनों अस्मिताओं को, तीनों उसकी भूमिकाओं को गूंथते हुए, कि जो श्रम का शोषण है उस पर जो वैचारिकी तैयार है उससे लेते हुए, जो फेमिनिज्म है वहाँ से लेते हुए, और जो कास्ट संबंधी, जात संबंधी विमर्श है वहाँ से, उसकी वैचारिकी से जुड़ते हुए ये एक मुकम्मल कहें कि एक विचारधारा बनती है दलित स्त्रीवाद की, जो उस अर्थ में अस्मितावादी हो नहीं सकती, क्योंकि वो इंटरसेक्शनैलिटी वाला मामला इसमें इतना इसके साथ जुड़ा हुआ है कि वो कोई एकल अस्मिता के साथ ये दलित स्त्रीवाद का मामला आ नहीं सकता। मैं अपनी कहें कि जो मेरा अपना लेखन है उसके साथ जोड़ूं, और मैं तो हंस स्कूल का ही लेखक माना जाता रहा हूं पिछले कुछ समय से, चूँकि एक पत्रिका में कॉलम चलता है मेरा, तो उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। लेकिन ऐसे मेरी पहचान हंस स्कूल, राजेंद्र यादव जी ने ही एक तरह से मुझे इस लाइन में वो लेकर के आए, नहीं तो मेरी रुचि का क्षेत्र था वो भक्ति साहित्य था, और कहें कि नवजागरण था। 95 में मेरा एक लेख छपा, और जब मैं मिलने गया, उससे पहले मैं उनसे मिला नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता तुम बच्चे हो तो तुम्हारा लेख मैं कभी छापता नहीं, नाम से लगा था कोई बुजुर्ग आदमी लिख रहा है। तो लेकिन 2002 में मैंने उनको एक लेख दिया। उससे पहले मैं दलित साहित्य पर जो लिख रहा था बहुत अनक्रिटिकल हुआ करता था, और जब कोई अनक्रिटिकल लिखे तो समझिए उसका रवैया संरक्षणवादी है, उसका रवैया सही नहीं है, वो मतलब एक वरद हस्त जैसा दे रहा होता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने कुछ क्रिटिकल सोचने की, लिखने की कोशिश की, तो लेख बना दलित अस्मिता विमर्श में स्त्री। तो वो लेख मैंने यादव जी को दिया। यादव जी ने कहा ठीक है, हम इसको रखते हैं, बाद में बात करेंगे इस पर। 15 दिन बाद में बुलाया, बोले कि मैंने अपने साथियों से उस पर राय ले ली है, ये लेख हम नहीं छाप पाएंगे। अभी दलित साहित्य उभर रहा है, दलित आंदोलन उभर रहा है, अगर अभी से उसकी आलोचना शुरू करेंगे कि इसमें पितृसत्तात्मक मूल्यों को प्रश्नांकित नहीं किया जा रहा है, इसमें पुरुषवाद भी बैठा हुआ है, तो इससे आंदोलन कमज़ोर होगा। आप इस तरह का लेखन अभी मत कीजिए, 10-20 साल बाद में कीजिएगा। तो मैंने कहा मैं तो 4-5 सालों से लगातार लिख रहा हूँ, और उसमें चूँकि उस तरह का कोई आलोचना होती नहीं है, तो क्या वो उससे मजबूत हो रहा है बिना आलोचना हुए? तो उन्होंने कहा हाँ, वो इसको अभी आप स्थगित कीजिए। बाद में वो छपा किसी दूसरे पत्रिका में, कथादेश में, 2003 में जनवरी के महीने में, और फिर उसके बाद में फिर वो बहस का मुद्दा बन गया अलग अलग कारणों से, क्योंकि बहुत सी दलित स्त्रियाँ तब तक लेखन के क्षेत्र में आ गई थी हिंदी में, और वो जो हम लोगों का जो दूर बैठ कर के देखते हैं उनकी सीमाएं भी वो बता सकती थी। 99 में दोहरा अभिशाप आया, और जो कह रही थी रजनी अनुरागी जी कि उस पर जिस तरह से हमला हुआ, असल में उसके बाद में मेरी समीक्षा छपी, हंस में ही छपी दोहरा अभिशाप पर, 13 अभिशाप के नाम से समीक्षा छपी थी। तो उसमें मैंने यही कहा कि जो ये निठल्लेपन का मामला है कि दलित स्त्रियाँ निठल्ली होती हैं, ये बात आ कहाँ से रही है? ये बात जहाँ से आ रही है वो समझिए कि वो वही ब्राह्मणवाद है जो दलित स्त्रियों को निठल्ला मानती है। कल वीरेंद्र यादव जी बहुत बढ़िया यहाँ पर उन्होंने बात रखी प्रेमचंद को लेकर के, और अनीता जी बैठी हैं सभा में। जब प्रेमचंद पर हमला हुआ, दलित स्त्रियाँ सामने आईं, उसी का संज्ञान ले रहे थे वीरेंद्र जी, तो मालूम हुआ कि नहीं, ये तो अलग ही धारा है, ये धारा उसमें जज्ब हो नहीं सकती।
जो पारंपरिक मतलब एक धारा बन गई है, चाहे वो प्रगतिशील धारा हो, चाहे वो दलित लेखन की धारा हो, उससे मुख्तलिफ धारा है। मैं बात कर रहा था उस स्कूल की जो पूना में स्थापित किया था, और चूँकि उसी समय अपनी बात ख़त्म करूँगा। 48 में वो स्कूल स्थापित हुआ था, 1848 में। उसी साल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी छपा था 1848 में। उसी स्कूल से निकली हुई जो पहली दलित स्त्री लेखिका है मुक्ताबाई साल्वे। मुक्ताबाई साल्वे ने 7 साल के बाद में 1855 में उनका लेख आया। ज्ञानोदय पत्रिका निकलती थी मुंबई से, उसमें छपा था मांगो महारों की व्यथा, मांगो महारों का दुख, ऐसा करके उस लेख का शीर्षक। और अभी उमा चक्रवर्ती और साधना आर्य ने मिल करके और 2-3 लोग हैं, बसंती रामन और विजय झा, तो इन्होंने एक किताब निकाली है, उसमें वो लेख शामिल है, वाणी से वो किताब आई भी है। तो उसमें उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, 3 मुद्दे उठाए हैं, और वो मुद्दे अभी भी उतने ही प्रासंगिक हैं मुक्ताबाई साल्वे ने। पहला मुद्दा उनका हिंसा वाला मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि ये जो बाजीराव का समय है, कोई दलित वहाँ से गुजरता था, पेशवाओं का जो समय है, तो उसका सिर काट लिया जाता था, और उस सिर से वो क्रिकेट खेला करते थे लोग। कहा कि वो अंग्रेज़ों के शासन में थमा है, नंबर 1। लेकिन जाति आधारित हिंसा रुकी नहीं है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हमको आर्थिक रूप से कमज़ोर रखा गया है, बेदखल रखा गया है, हमारे पास ज़मीनें नहीं हैं, हमारे पास संसाधन नहीं हैं। एक 20-22 साल की लड़की, उसका इंसाइट इतना तगड़ा है मुक्ताबाई साल्वे का कि आश्चर्य होता है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हम देखते हैं, हम इन पेटू ब्राह्मणों को की असलियत जानते हैं, लेकिन तब हमको बहुत दुख होता है जब महार मांगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो दलित स्त्री की जो आवाज़ है वो शुरू से ही उसमें क्रिटिकलिटी है अपने प्रति भी, आत्मालोचना भी उसमें बहुत मुखर है, शुरू से है, और ये उसकी खास पहचान है। ये तीनों चीज़ें कि जो आंतरिक भेदभाव का सवाल है, जो ब्राह्मणवादी हिंसा है, जातिवादी हिंसा है, और जो संसाधनों का कहें कि संसाधनों पर कब्जा है, एक खास कहें कि वर्ण का, एक खास वर्ग का। तो इन तीनों को लेकर के मुझे लगता है कि अभी जो दलित स्त्री लेखन है वो उसको और कहें कि दृढ़ होना चाहिए, और भी मुखर, और भी एक्सप्लिसिट होना चाहिए। बिना पॉलिटिकल कहें कि समझदारी के बात नहीं बनेगी। अगर आप पॉलिटिक्स पर मौन साधेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। मुझे मौका दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग बिहारी तिवारी जी। आपने हंस में जो शुरुआत हुई दलित लेखन की, उस पर आपने विस्तार से प्रकाश डाला, और ये कहते हुए आपने अंत किया कि दलित स्त्री लेखन को अभी और दृढ़ होना होगा। दृढ़ तो हर लेखन में होता है, सबको दृढ़ होना पड़ेगा। गैर दलित लेखन में भी यही सवाल उठता है। सवाल जो दोहरी चुनौतियां हैं कि आखिर दलित स्त्री लेखिका के सामने जो पहचान की समस्या है, स्थान की समस्या है, वो ब्राह्मणवाद है या पुरुषवाद। मुझे लगता है कि मीना कोटवाल जी, आप इस समस्या को हम सबके सामने रखेंगी कि पितृसत्ता को आप किस रूप में देखती हैं, और किस तरह से दलित स्त्री लेखन के आगे ब्राह्मणवाद और पुरुष सत्ता ये हावी होता है और उन्हें रोकने का प्रयास करता है या नहीं, या कौन जो है इसमें किसकी मुख्य भूमिका है। मीना कोटवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी हंस मंच का, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं शुक्रिया करना चाहूँगी मेरे साथ जो साथी मौजूद हैं वक्ता के रूप में, उन सबका शुक्रिया करना चाहूँगी। साथ ही शुक्रिया करना चाहूँगी जो मुझे सुनने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो जब सवाल होती है पितृसत्तात्मकता की, तो सिर्फ पितृसत्तात्मकता बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें बात करनी होगी ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मकता पे, क्योंकि महिला अलग अलग होती है। कई सारे लोगों का कहना है महिला महिला होती है, नहीं, महिला महिला नहीं होती है। जब उसके साथ जाति जुड़ जाती है तो महिला की चुनौतियाँ दोहरी नहीं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो इस पर हमें बात करनी होगी। मेरी बेटी चिल्ला रही है जैसे ही मेरी आवाज़ आई तो हमें इस पर बात करनी होगी कि वो महिला क्या है। मैं कल जो है यहाँ पर सुन रही थी, मैं पूरा तो नहीं सुन पाई, हंस मंच के ही यहाँ पर कई सारे वक्ता लोग मौजूद थे, और जब बात हो रही थी महिलाओं पर ही, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं मुश्किल से शायद आधा घंटा सुन पाई। तो बहुत सारे लोगों ने बात करी, नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सिर्फ महिलाओं पर बात हो रही थी। किसी ने भी ये बात नहीं की कि वहाँ पे जब दलित महिला होती है तो उसकी चुनौतियाँ कितनी बढ़ जाती हैं, इस पर किसी ने बात नहीं की। बात होती है जब क्या कहते हैं पितृसत्तात्मकता की, ठीक है महिलाओं के साथ वो ऑलरेडी एक, मैं हमेशा कहती हूँ महिला जो है हाशिए पे खड़ी हुई है, वो इंसान मतलब कितनी पीछे है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो, महिला को कभी किसी ने कुछ दिया नहीं है, उसने छीना है हमेशा अपने अधिकारों को लेके, अपने फैसले जितने भी सब चीज़ें उनको मिली हैं उसने छीना है, चाहे वो पढ़ने का अधिकार हो, चाहे बोलने का अधिकार हो, चाहे हंसने का अधिकार हो, चाहे कपड़े पहनने का अधिकार हो, चाहे किसी भी चीज़ का अधिकार हो, उसने वो हमेशा छीना है, उसको किसी ने दिया नहीं है। तो जब इस पर बात करते हैं तो हमें सब तरह की बातें उस पर रखनी पड़ेगी। अब जब हम लोग साहित्य के एक मंच पे मौजूद हैं, तो हम लोग साहित्य पे जब जाएंगे तो ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब हैं तारण के अधिकारी। तो जब इन साहित्यों में ये सब जब लिखा जाएगा तो किसके लिए लिखा जा रहा है, महिलाओं को किस नज़र से देखा जा रहा है, शूद्रों को किस नज़र से देखा जा रहा है, इस पर भी हमें बात करनी होगी। उनको ना कभी पढ़ने का अधिकार मिला, ना कभी बोलने का अधिकार मिला। साहित्य की जब हम बात करें तो शुरुआत से तो महिला को तो पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, और जब हम दलित महिला पे आ जाते हैं तो दलित महिलाओं को तो बहुत बाद में पढ़ने का अधिकार मिल रहा है। हमारे साथ जो बैठे हैं साहित्यकार हैं, बहुत बड़े हैं, मैं मतलब अपने आप को गर्वित महसूस कर रही हूँ कि इनके बीच में हम अपने आप को बोल पा रही हूँ, अपनी बात रख पा रही हूँ। लेकिन इस पर हमें बात करनी होगी कि किन किन लोगों को बोलने का मौका मिला, किसने कब बोला और किन लोगों ने बोला, किसके लिए बोला, इस पर बात रखनी होगी। महिलाओं के लिए आज तक कौन बोलता आ रहा है, दलित महिलाओं के लिए कौन बोलता आ रहा है, साहित्य में क्यों नहीं जगह मिली दलित महिलाओं को, क्यों महिलाओं को लेकर जो है इतने बाद में जो है विचार किया गया, उनका जो संघर्ष है इतने बाद में सामने आया, क्यों पढ़ने का मौका नहीं मिला जाता। अगर हम सावित्रीबाई फुले की ही बात करें, फातिमा शेख की बात करें, तो क्यों जो है किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, क्यों हम लोगों को अब पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैंने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, और मैं जानती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा होगा, उनको पढ़ा भी होगा तो शायद एक दो लाइन में ख़त्म कर दिया होगा, बहुत ही मामूली जगह में उनको दी होगी, मतलब बहुत मामूली जगह दी होगी। क्यों उनको जगह नहीं दी, क्यों हमारे बीच में जो स्त्रियाँ हुई हैं, जो स्त्रीवादी विचारों की बात करती हैं, वो सारी की सारी सवर्णा महिलाएँ हुई हैं या सारे के सारे पुरुष हुए हैं, इस पर हमें सवाल खड़ा करना होगा। तो जब हम इस पर आते हैं तो ये आपको अपने आप में दर्शाएगा कि पितृसत्तात्मकता कहाँ पर आधारित है, कहाँ पर ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मकता की बात हो रही है। महिलाओं पर कोई बोलता नहीं है सदियों से, जैसे हमारे बीच में रजनी जी ने भी बोला, जब वो बोलती हैं तो उनकी बात भी कोई नहीं करता। अपना खुद का समाज, जिसको हम कहते हैं हमारा खुद का समाज है, हमारा साथ देगा, वो भी साथ नहीं देता, हमारे पीछे हमारे पैर खींचने लग जाता है कि ये आगे क्यों बढ़ रही है। महिलाओं को कोई आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता, खुद का समाज भी कई बार नहीं देखना चाहता कि वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों बोल रही हैं अपना दर्द। मैं एक बात का उदाहरण हमेशा ये भी देती हूँ कि अगर जब मेरा हाथ कटा है तो मैं ही बताऊँगी मुझे कितना दर्द है। क्यों एक पुरुष बताता आ रहा है अब तक कि उसको महिला को कितना दर्द हो रहा होगा या महिला किस तरह का महसूस कर रही होगी। क्यों एक दलित का दर्द जो है एक सवर्णा ही बताता आ रहा था अब तक कि उसको किस तरह का महसूस किया जा रहा है। तो इन सब जब बात हो रही है ना, तो हम लोगों को इस पर भी बात करनी होगी कि कि इस पर क्यों अब तक खामोशी चुप्पी बनाई गई है। अरे दलितों पे तो सदियों से नहीं बोला गया, महिलाओं पे सदियों से नहीं बोला गया, जो दलित महिलाएं हैं क्यों नहीं बोला गया, इस पर किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया गया। अभी हाल ही में अगर आप एक उदाहरण देखें तो बिल्किस बानो का,
बिल्किस बानो की जो गुनहगार हैं उन पर क्यों चुप्पी छाई हुई है, ना मीडिया में दिखाई देता है, ना कहीं दिखाई देता है, ना कहीं मंचों पर दिखाई देता है। जो अब तक जो लिबरल प्रोग्रेसिव बने हुए हैं वो लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों जो है अभी देखिए सुलेखा का बात किया जो खैलांजी वाले पर, क्यों उनके गुनहगार बाहर घूम रहे हैं, क्यों इन मुद्दों पे बात नहीं होती है, क्यों हम हमेशा देखते हैं महिला की जाति पहले। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, साहित्यकार तो नहीं हूँ, लेकिन जो इस तरह के हम लोग केस कवर करते हैं उसमें मैं हमेशा जाति देखती हूँ। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि महिला होती है, जाति नहीं होती। तो जब एक महिला के साथ जब रेप होता है ना तो उसकी जाति सबसे पहले आती है। उस पर कोई मीडिया कवरेज नहीं करता है, उस पर कोई बोलता नहीं है, उस पर कोई लिखता नहीं है। आपके सामने बड़े बड़े मैं उदाहरण दे सकती हूँ, हाथरस वाला मामला ले लीजिए, क्यों उस पर शुरुआत से नहीं बोला गया। नांगल वाला मामला ले लीजिए, क्यों उस पर नहीं बोला गया, क्यों एक खामोशी छाई रही। और जो अब तक बोलते आ रहे थे वो क्यों अपने प्रिविलेज का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इतना ही बोलते आ रहे थे कि उनके प्रिविलेज को नुकसान ना हो। क्यों जो है दलित महिलाओं को ही आना पड़ा। और जब हम महिलाओं की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जब क्योंकि ये जो सारे सेशन है ज़्यादातर महिलाओं पर आधारित है, तो जब हम महिलाओं पर यहाँ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब महिलाओं को वो जगह नहीं मिली है, इसीलिए आज हमें यहाँ चर्चा करनी पड़ रही है। पुरुषों पे हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, आप देखते होंगे, क्योंकि पुरुष जो है ये माना गया है और सच में वो है भी कि एक प्रिविलेज है, वो उनको सब सुख सुविधाएं मिली गई हैं, सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, सब कुछ उन्होंने लिखे हैं, रूल अधिकार जितने भी सब बनाए पुरुषों ने बनाए हैं, वो भी सवर्णा पुरुष ने। तो उन पर चर्चा इसलिए नहीं होगी क्योंकि सारा प्रिविलेज उनके पास है। अब सारी जो 3 दिन का सेशन है ज़्यादातर महिलाओं पर आधारित है, तो महिलाओं पर बात हो रही है, तो यानी महिलाओं को वो प्रिविलेज नहीं मिला, उनके मुद्दों पर हमें बात करने की ज़रूरत महसूस हुई, इसीलिए हम कर रहे हैं। अब उसमें एक सेशन ये रखा गया कि दलित महिलाओं पर एक सेशन रखना है, तो यानी आप देखिए अगर महिलाओं में भी अगर हम स्पेशल दलित महिलाओं पर एक सेशन रख रहे हैं तो सोचिए वो कितना पीछे हैं। क्यों हमें जो है यहाँ पे बात करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इनको वो मौका नहीं मिला, उनको वो अवसर नहीं मिला कि वो अपनी बात रख सकें, अपना साहित्य खुद लिख सकें। उन्होंने लिखा तो उनको कोई क्या जो है उनको कोई किसी ने पूछा नहीं, उनको जगह नहीं दी, और मौके की सारी बात होती है, मौके की बात है। हमारे बीच में बेचैन सर बैठे हैं, तो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा हम लोग जानते हैं। जब वो HOD के लिए करे तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तो सारी चीज़ें मौके पे आधारित होती हैं कि किसी को मौका मिलता है और किसी को नहीं मिलता। जिसको मौका मिलता है वो जो है वाहवाही लूट ले जाता है। तो इस तरह की बातें जब महिलाओं पे प्रिविलेज की बात होती है तो सारा प्रिविलेज मुझे लगता है कि पुरुष को मिला है, सवर्ण पुरुष को मिला है। सारे साहित्य, सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, और कब महिला को हंसना है, कब रोना है, सब चीज़ें उन्होंने ही रखी हैं। जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मीना कोटवाल जी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कब हमें हंसना है, कब हमें रोना है, ये पुरुषों ने तय कर रखा है, चाहे वो दलित महिला हो या गैर दलित महिला। तभी तो ये तय किए हुए रास्ते में आज भी महिलाएं करवा चौथ जैसा व्रत रख रही हैं और पुरुषों का रिचार्ज कूपन करती जा रही हैं, और दिन पे दिन हर 4 महीने पर रिचार्ज कूपन उनका होता है। अगर ये रिचार्ज कूपन बंद हो जाए तो स्त्री विमर्श का जो हम लोग सेशन चला रहे हैं शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। स्त्री सेशन जो चल रहा है यही कारण है, और हम उसको नाम देते हैं कि हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समानता की बात की है। समानता मतलब कि लिंग भेद भी ना हो, स्त्री और पुरुष, जाति और धर्म सब बराबर हों, सब एक हों, और मनुष्य के रूप में जो हमने जन्म लिया है हम उसी मनुष्य के रूप में जी सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समानता का जो दर्शन है दलित साहित्य में वो फलीभूत क्यों नहीं हो पाया है? आज तक लिंग भेद हमारे समाज में क्यों मौजूद हैं? स्वराज सिंह बेचैन सर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
सबसे पहले तो राजेंद्र यादव की स्मृति को याद करना हमारा कर्तव्य है कि उनकी वजह से ये दलित विमर्श शुरू हुआ और आज का आयोजन भी उन्हीं की स्मृति में है। यादव जी के साथ बहुत सारी यादें हैं और समय इतना नहीं है कि उन सारी यादों पर मैं विस्तार से बात करूं। मुझे याद आता है कि 1995 में एक दिन मैंने एक संस्मरण लिखा। हुआ ये था कि उस रात हमारी एक मित्र कवित्री शांति यादव हमारे घर पर ठहरी हुई थी। घर क्या था, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था और मैं एक संस्मरण सुनाने बैठ गया रजत को, शांति को। तो उन्होंने कहा कि ये तुम लिख क्यों नहीं देते हो, सुना क्यों रहे हो। तो मैंने कहा कि आप लोग सो जाइए और आज रात मैं लिखूंगा। और एक रफ कागज़ पर मैंने वो संस्मरण लिखा पूरी रात और सुबह ये लोग उनको उठाया, शांति को और रजत को, और मैंने दिखाया कि मैंने ये संस्मरण लिख लिया है और पढ़ के सुनाया। तो शांति बोली कैसे सीधा हंस को भेज दो। मैंने कहा नहीं, इसे टाइप कराएंगे, इसे साफ लिखेंगे कि नहीं, भेज दो। और वो मैंने वन साइड पर लिखा हुआ संस्मरण हंस को भेजा ये सोच के था कि राजेंद्र यादव मुझे बुलाएंगे और इसमें गलतियां बताएंगे, क्योंकि पहली बार मैंने वो लिखा, कोई संस्मरण लिखा था। लेकिन हुआ ये कि 1996 में जवाहरलाल JNU सिटी सेंटर एक हुआ करता था मंडी हाउस की बगल में, और वहाँ साहित्यिक गतिविधियाँ बहुत हुआ करती थी। तो एक आयोजन था और उसमें राजेंद्र यादव, नागार्जुन, मैनेजर पांडे, मुद्रा राक्षस, तमाम बड़े बड़े आलोचक और साहित्यकार वहाँ आए हुए थे। और जिस तरह से हमारे जो श्रोता, हमारे छात्र और हमारे मित्र बैठे हैं, ऐसे सीढ़ियों पर राजेंद्र यादव बैठे थे। आयोजन खत्म होने के बाद मैंने उनके पास जाके पूछा कि सर, वो मैंने एक संस्मरण लिखा था ये जानने के लिए कि मैं लिख सकता हूँ या नहीं, आपने देखा उसे? तो बोले कि वो पत्रिका छप गई है और उसे हमने छाप दिया है, तुमने बहुत बढ़िया कहानी लिखी। मैंने कहा मैंने कहानी कहाँ लिखी, मैंने तो एक संस्मरण लिखा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छी कहानी अच्छा संस्मरण ही होता है। दुनिया की सबसे अच्छी जो कहानियाँ हैं वो अच्छे संस्मरण हैं। बता इसलिए रहा हूँ कि वो मेरी कहानी नहीं बल्कि मेरी माँ की वेदना की कहानी थी। जिन्होंने भी पढ़ा होगा अस्थियों के अक्षर को वो जानते होंगे, उन्हें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से हंस के साथ रिश्ता जुड़ गया, लिखने का हौसला बढ़ गया और धीरे धीरे आत्मकथा के भी कुछ अंश छपे, कहानियाँ भी छपीं, बहसें भी छपीं। और 2004 में उन्होंने पहले दलित विशेषांक का अतिथि संपादक भी बनाया। तो इसलिए और काफ़ी कुछ लड़ते झगड़ते हुए भी, और उस लड़ाई झगड़े की बात अगर किसी ने, हमारी वर्मा, क्या नाम था उनका, बजरंग जी, वो जो हंस में रहती थी, वर्मा जो है ना, अर्चना वर्मा जी, अर्चना वर्मा जी का अगर वक्तव्य सुना हो तो, और वो आजकल यूट्यूब पर भी शायद है, तो वो उन्होंने साफ बताया है कि उस ज़माने में शिवराज सिंह बेचैन राजेंद्र यादव से कितना लड़ा करते थे और लड़ लड़ कर वो दलित राइटिंग को स्पेस मांगा करते थे। तो वो मैं आज यहाँ उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा। कल हमारे सामने कई चीज़ें जाने अनजाने, चाहते हुए ना चाहते हुए दलित विमर्श की तरफ आई, जिसमें
ममता कालिया ने जो हमला किया, स्त्री विमर्श भी नहीं होना चाहिए, दलित विमर्श भी नहीं होना चाहिए, और ये आदिवासी विमर्श भी नहीं होना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वे आज कह रही हैं 2022 में, तो अंदाज़ा लगाइए कि जब वो राजेंद्र यादव के संपर्क में आई होंगी तो उन्होंने कितना सत्यानाश किया होगा इन दूसरे विमर्शों का। और लेकिन मैंने देखा कि ये जो उन्होंने डैमेज किया, जो नुकसान किया, उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश अनामिका जी ने की। कुछ हद तक उन्होंने क्षतिपूर्ति करने की कोशिश भी की, और वो इस दृष्टि से कि जब वो डॉक्टर अंबेडकर को सामने ले आई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो पूना पैक्ट नहीं, ये हिंदू कोड बिल लागू किया और स्त्रियों को संविधान में समान नागरिक का जो अधिकार दिया, क्या इससे पहले कोई स्त्री साहित्य में, समाज में या राजनीति में बराबरी का अधिकार प्राप्त की थी? नहीं की थी। तो जाहिर है कि जिसे आप दलित विमर्श को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उसे एक डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके पीछे दर्शन क्या है? जब सारा ही संविधान हमारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता के मूल्यों पर आधारित है, और जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इस संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार हम समाजवादी समाज बनाने की बात करते हैं, तो फिर हम ये क्यों भूलना चाहते हैं कि इसमें जो विविधता है वो लिंग की, विचारों की और सामाजिक विविधता, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो एक बात तो ये हुई। मैं आज लिख के बहुत लंबा लाया था फिर, और जो हम लोगों की आदत होती है कि कम से कम 1 घंटे का तो होना ही चाहिए हमारा वक्त, तब तो उसकी गुंजाइश तो है नहीं। लेकिन मैं बिंदुवार कुछ चीज़ें रखने की कोशिश करूँगा, और जो मैं सोचता रहा हूँ सारा पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। हिंदी साहित्य में दलित स्त्री लेखन की बात जब मेरे कानों में आई, तो पहली प्रतिक्रिया ये थी कि अगर दलित समाज की मुक्ति का लेखन के द्वारा कुछ भी बेहतर सधेगा तो वह दलित स्त्री लेखन की रचनात्मक भागीदारी से सधेगा, जो अकेले पुरुष लेखन से नहीं सध सका है। दलित साहित्य आंदोलन बिना स्त्री लेखन के लंगड़े लूलों की भांति गिरता लड़खड़ाता रहेगा, जो दर्जन भर दलित लेखक संघों, 20 अध्यक्षों के बावजूद आज भी बुरी तरह लड़खड़ा रहा है। रचनात्मक साहित्य वस्तु के लिए सकारात्मक स्पर्धा करना महत्व देकर प्रेरित स्थिति पैदा करने की बजाय पदलोलुपता के प्रदर्शन हुए हैं। हिंदी में दुखद यह है कि महिलाओं का नेतृत्व भी लेखकों को संगठित नहीं कर पाया है। अब दूसरी बात है, दलित स्त्रियां लेखन करने की स्थिति में कब होती हैं? जब वे पुरुषों की भांति शिक्षित होती हैं, सुविधा संपन्न महिलाएं ही लेखिका होती हैं, शारीरिक श्रम करने वाली नहीं लिख पाती हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जब गुलामगिरी लिख रहे थे और सत्यशोधक समाज का कार्य भी उसी समय तेजी से चल रहा था, उसमें गुणात्मक योगदान तब हुआ जब सावित्री बाई ने खुद कलम उठाई। गैर दल लेखिकाओं में हमने रमणिका गुप्ता, प्रभा खेतान, कृष्णा सोबती, ये मार्क्सवादी या छात्रवादी जो भी थी, लेकिन ये पहले सुविधा संपन्न महिला थी, बड़ी बड़ी संपत्तियों की स्वामिनी थी। तो कहने का मतलब यह है कि जो दलित लेखिकाएं अब आई हैं वो वही लेखिकाएं
बनी हैं जो आत्मनिर्भर हुई है आर्थिक रूप से, चाहे शिक्षिका बनी है या किसी अधिकारी बनी है, किसी भी क्षेत्रों में गई हैं, तो उनकी आत्मनिर्भरता पहली शर्त है। एक आत्मकथा अजीत कौर ने लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि मैं लेखक के तौर पर कूड़ा कबाड़ लिखती हूँ। फिर भी वो स्थापित थी, बियॉन्ड द बॉर्डर एक मैगजीन निकालती थी और उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम कूड़ा कबाड़ ही दिया था। अच्छा है कि दलित लेखिकाओं ने कूड़ा कबाड़ नहीं लिखा। कौशल्या वासंत्री की जहाँ तक बात है, संयोग है कि मुझे उनके साथ लंबे समय रहने का मौका मिला। जिन दिनों मैं अपनी पीएचडी लिख रहा था, लगातार उनके साथ बैठकें होती थीं और चूँकि वो यहाँ डीडीए फ्लैट में रहती थीं और मैं जेएनयू में था, तो इसलिए जो है उनसे लंबी बातचीत करने का मुझे मौका मिला। उनकी पृष्ठभूमि ये थी कि जब 1942 में नागपुर में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस का नाम था डिप्रेस क्लासेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी का नाम था डिप्रेस क्लासेस विमेन कॉन्फ्रेंस और तीसरी का नाम था समता सैनिक दल। कौशल्या वासंत्री उस आयोजन की एक प्रतिनिधि कार्यकर्ता थी और नेता थी। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं और कौशल्या वासंत्री का लेखन देखते हैं, मुनिरका में जहाँ वो रहती थी वहाँ मराठी की कई बड़ी लेखिकाएं आती थी, जैसे मीनाक्षी मून, उर्मिला पवार, लता दर्डे। कौशल्या वासंत्री लिखने के साथ साथ स्त्रियों को सामाजिक रूप से संगठित करना चाहती थी। उनके संगठन का नाम था, उन्होंने एक संगठन बनाया था और उसका नाम था महिला जागृति संघ परिषद। मुझे याद है कि एक दिन वो मुझे अपने साथ लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जहाँ टीचर्स निवास है वहाँ ले जा रहे थे और रास्ते में मुझसे उन्होंने कहा, उनके घुटनों में दर्द होता था तो धीरे धीरे चल रही थी, बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं जिनसे मिलवाने ले जा रही हूँ वो एक दलित संभावित लेखिका हैं पर एरिस्टोक्रेट महिला हैं। वो शब्द मेरे जहन में आज तक बैठा रहा कि एरिस्टोक्रेट दलित में, और उन्होंने मुझे जिन महिला से मिलवाया वो दलित कवियों पर शोध कर रही थी। उनके शोध का विषय था दलित कवियों और दलित कविता का तुलनात्मक अध्ययन। लेकिन उसमें वो जिन कवियों से मराठी दलित कवियों की तुलना कर रही थी वो सारे गैर दलित कवि थे हिंदी के। मैंने उनसे पूछा कि हिंदी के दलित कवियों पर आपने काम क्यों नहीं किया जब आप कवियों पर ही काम कर रहे हैं? तो उनका जवाब था कि कोई कवि ही नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम हमने उनके सामने रखा तो बोले मुझे तो पता ही नहीं वो क्या लिखते हैं। और वही आगे चलकर दलित लेखक संघ की अध्यक्ष बनी और ऐसी अध्यक्ष बनी कि फिर उन्होंने कहा कि अब मैं किसी दूसरे को अध्यक्ष नहीं बनने दूंगी। यानी बाबा साहब ने जो परंपरा दी कि हम लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करेंगे, किसी नए को बनाएंगे, वो उनको मंजूर नहीं था। अनीता भारती जी ने एक बड़ा उदाहरण पिछले दिनों पेश किया, हमें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बड़ी स्वेच्छा से कहा कि अब मैं अध्यक्ष पद को छोड़ती हूँ और वो कोई नया इस काम को आगे ले। तो मेरे कहने और हाँ, अब जब मैं दलित लेखिकाओं पर बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि
कमलेश्वर जी बम्बई में जब दूरदर्शन में काम कर रहे थे और उन्होंने कालचक्र नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, तो जो पहला कार्यक्रम बनाया वो बनाया था कृष्णा कामले। कृष्णा कामले जो थी ये पहली दलित लेखिका थी। माझे जीवन नाच की चित्रकथा मराठी में इन्होंने लिखी और मैंने वो तारीख लिखी है कि जिस तारीख को बॉम्बे में उनके घर जाकर मैंने शांताबाई कृष्णा कामले इनका पूरा नाम था, और 17 जून 96 को मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उनके घर गए। उनका एक साक्षात्कार लिया हमने। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी आत्मकथा क्यों लिखी और क्यों दलित महिलाओं को आत्मकथा लिखनी चाहिए। उनके पास एक अनुभव था, जब बाबा साहब ने 1956 में धर्मांतरण किया था तो एक वो भी थी, उन्होंने भी धर्मांतरण किया। प्राथमिक शिक्षिका बनकर एक शिक्षा अधिकारी के पद तक वो पहुंची। उनसे पूछा कि आपकी क्या उपलब्धि है लेखिका बनकर। कमलेश्वर जी ने, हमारे जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे और बॉम्बे दूरदर्शन में उन्होंने जो कथाएं सीरियल जो चालू किए थे, शुरुआत हुई थी शांताबाई कृष्णा कामले से। तो उन्होंने कमलेश्वर को कहा कि मैंने एक बेटा दिया है जो सामाजिक नेता है और एक बेटा दिया है जो चित्रकार है। एक दलित सामाजिक नेता दिया है और दलित चित्रकार दिया है, और वो इसलिए दिया है कि मैं बाबा साहब से प्रेरित हुई, उनके कार्यक्रमों में गई। शिक्षा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझने के कारण मैंने प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा हासिल की, स्कूल से मैं यूनिवर्सिटी तक गई। आप जानते हैं कि अरुण कामले उनके पुत्र थे, और जो दलित पैंथर बना लेखकों का, जो बुनियादी एक संगठन बना जिसने पूरा परिदृश्य बदल दिया साहित्य का और जिससे हिंदी साहित्य भी प्रभावित हुआ, उस आंदोलन के वो नेता थे। अब मैं कुछ और आत्मकथाएं जो मैंने देखी हैं, साउथ से एक आवाज़ आ रही है, बड़ी महत्वपूर्ण आवाज़। ये है, इसकी लेखिका हैं सुजाता गिडला। आपने अगर पिछले दिनों के अखबार देखे हों, रामचंद्र गुहा ने एक लेख लिखा, 70 साल और 50 किताबें। उन 50 किताबों में जो दलितों की 2 किताबें शामिल की, वो एक जूठन है और एक सुजाता गिडला की है, आंट्स अमॉन्ग एलिफेंट्स, हाथियों के बीच चींटियाँ। बस ख़त्म कर रहा हूँ। हाथियों के बीच चींटियाँ में वो कहती हैं कि वो गांधी जी के आंदोलन की बात करती हैं, और वो जब जयपुर आई थी तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि गांधी वॉज रेसिस्ट, गांधी नस्लवादी थे। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ और उन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने वो अंग्रेजी में आत्मकथा है और मैंने कोशिश किया कि अंग्रेजी में उसको पढूं, और मैंने जो उसके अंश लिए हैं वो यहाँ पढ़ नहीं सकता क्योंकि बहुत विस्तृत बात है, संक्षेप में ही बात हो सकती है। एक दो उनका वाक्य आपके सामने रख देता हूँ। आई वॉज born into a lower middle class family. My parents were college lecturer. I was born an untouchable. मैं एक अछूत पैदा हुई। When people in this country ask me what it means to be an untouchable,
explained that caste is like races against blacks here. But then they asked, how do anyone know what your caste is? यानी अमेरिका में मुझे ये समझाना पड़ता है कि अनटचेबल क्या है, और जब मैं कहती हूँ कि ये जो नस्ल भेद है, ऐसा ही भेदभाव जन्म के आधार पर भारत में होता है। मुझे बार बार हिदायत दी जा रही है कि मैं अपनी बात ख़त्म करूं, तो जो विस्तार से लिखा है मैं सौंप दूंगा हंस को। और अभी बात चूँकि मैंने हर आत्मकथा पर सोचा था थोड़ा थोड़ा, अनीता भारती जी की, आप रजनी तिलक की आत्मकथा, और टूटे पंखों की परवाज। कल जब सुशीला टागभोरे बोल रही थी तो वो थोड़ा मिस्टेक कर रही थी, वो टूटे पंखों की परवाज अनीता भारती की आत्मकथा शायद गलती से बता रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से सवाल हैं, समय की सीमाएं हैं जो फिर बड़ा कर दोगे। बात तो बहुत कुछ कहने को है, पर समय की बाध्यता इस तरह से है, हम लोग आपको सुनना बहुत चाह रहे थे, लेकिन बार बार समय की घंटी जो है वो हमें याद दिला रही थी कि अब समय समाप्त हो रहा है। इसी कड़ी में दलित स्त्री चुनौती को लेकर एक कविता बहुत ही उम्दा है। कितने क्रूर हैं वो लोग, कितने क्रूर हैं वो लोग जो आगे बढ़ती स्त्री को गोबर पत्थर लाठी डंडे कोड़ों से मार रहे हैं। पर सुनो गिद्धों तुम्हारे कहर के बावजूद चिड़िया ज़रूर उड़ेगी, और हर बार उसकी उड़ान पहली उड़ान से ऊंची होगी। अनीता भारती जी की ये कविता बहुत ही महिला लेखन के लिए सार्थक कविता है। अनीता भारती जी चूँकि दलित लेखिका में वो विचार हैं जो कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी को, पाठक को लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। अनीता भारती जी एक दलित लेखिका के रूप में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तथा गैर दलित लेखिकाएं दलित लेखिकाओं को किस रूप में देखती हैं, इस पर आप अपने विचार रखिए। वैसे समय कम है और मुझे तनाव भी दिख रहा है कि जल्दी से प्रोग्राम निपटाया जाए, और मैं ये कहूँगी कि अगर इस मंच को आप मूल्यांकन करें तो समझ जाएंगे कि दलित स्त्रियों को कितनी जगह मिलती है बोलने के लिए, लिखने के लिए। और तो मुझसे पहले रजनी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और जो मुझे लगता है कि चुनौती के रूप में उसने जो उठाया, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। और चूँकि चुनौती की, जैसे जब मैंने 2003 में, मैं अपनी बात से शुरू करूँगी और ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगी। जब मैंने 2003 में लिखना शुरू किया तो मैंने पाया कि बहुत ज़्यादा लेखन दलित स्त्रियों के खिलाफ आ रहा है। जिस लेखन को ब्राह्मणवाद के खिलाफ आना चाहिए था, पितृसत्ता के खिलाफ आना चाहिए था, जातिवाद के खिलाफ आना चाहिए था, वो पूरा लेखन दलित स्त्रियों के खिलाफ था, और उनको तमाम तरह के विशेषणों से नवाजा जा रहा था। निठल्ली, कामचोर, पेट पूजक, जार कर्मी, और ये पूरा एक, मैं कहूँगी कि एक पूरा चल रहा था, एक पूरा उस समय पूरा साहित्य, सिर्फ दलित साहित्य नहीं, सिर्फ महिला साहित्य नहीं, पूरा हिंदी साहित्य उसके लपेटे में था। और कथा देश में एक लंबी बहस चल रही थी, जो साथी पढ़ते होंगे वो ये जानते होंगे कि उस बहस में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और चूँकि मेरी शादी इंटरकास्ट मैरिज है तो मेरी शादी को लेकर के बहुत हमले हुए। मुझे ये कहा कि ठाकुर के गोद में बैठी है, ये दूसरों के कहने पे चलती है। जब मैंने उनके खिलाफ लिखना शुरू किया तो दलित स्त्री के सामने चुनौती ये है
कि अगर वो डॉक्टर अम्बेडकर के सुझाए मार्ग पर चलती है तो भी उस पर हमले होंगे, और नहीं चलती है तो भी हमले होंगे। हमले तो होने ही हैं, और लेकिन मैं ये समझती हूँ इन हमलों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमले हमारे लिए एक तरह से पावर पॉइंट है, हमें पावर लेनी चाहिए इनसे, क्योंकि दलित स्त्री कभी भी जो है वो, अगर हम उसका इतिहास उठा के देखें, बुद्ध काल में आपको एक थ्योरी मिलेगी पूर्णिमा दासी, जो सवाल उठाती है कि इस भरी सर्दी में मुझे अपनी मालकिन के कहने पर ठंडे पानी में उतरना पड़ रहा है, जबकि मेरी मालकिन आराम से घर में बैठी है। तो ये जो लड़ाई है ये पहले ही बहुत सारे खांचों में बटी है। चाहे बुद्ध काल उठाएं, चाहे भक्ति काल उठाएं, चाहे हम रीति काल उठाएं, हम ये पाते हैं कि ना तो वहाँ कहीं दलित महिलाओं की जगह थी और ना कभी होगी, ना इतिहास में उनके, चाहे राधा कुमार का इतिहास उठाएं, चाहे आज जो लिखा जा रहा है इतिहास उसको भी उठाएं, ना उसमें सावित्रीबाई फुले की जगह है, ना किसी भी दलित नायिकाओं की जगह है। मैं आजकल जो आज की डेट में जो महिलाओं के इतिहास लिख रहे हैं उनसे भी मेरा सवाल है कि आप दलित विमर्श को बहुत साल हो चुके हैं, दलित स्त्री अपनी आवाज़ उठा रही है, लेकिन तब भी क्यों नहीं उनकी बात शामिल की जा रही। तो लोगों का मानना यह है कि जिसकी व्यथा है वही लिखेगा। भाई व्यथा लिखने के लिए थोड़ा हमें समय चाहिए। जैसे कि शिवराज जी ने कहा कि वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो लिख पा रही हैं। हाँ, तो पढ़ी लिखी महिलाएं ही लिख पाएंगी। मजदूर औरत किसने लिखा है बता? मजदूर औरत जब पढ़ेगी, दलित स्त्रीवाद जो है वो मजदूर औरत को मुख्य में धारा में लाने की लड़ाई लड़ता है कि वो औरत की आवाज़ भी आए। तो दूसरा सवाल ये है कि पूरे स्त्री साहित्य में जो एक चुनौती रही कि दलित स्त्रियों को जगह नहीं मिली, मैं ये कहूँगी हंस में भी नहीं मिली। हंस में सिर्फ जो है सुशीला टाकभर यहाँ बैठी हैं, उनकी कहानियाँ कभी कभी छपी हैं। जब ये रजनी ने जो जिक्र उठाया दोहरा अभिशाप का, उस वक्त मैंने एक लेख लिखा था और वो हंस में नहीं छपा, और बाद में रमणिका गुप्ता जी के जो किताब थी युद्धरत आम आदमी, उसमें छपा, उसमें वो छपा और वो लेख बहुत चर्चित हुआ। जब प्रेमचंद की लड़ाई चली तब भी दो हिस्सों में दलित, गैर दलित, स्त्री, गैर दलित सब बटे थे। तो तब भी ये था कि हम जो लेखक है उसको उस तरीके से देखें। प्रेमचंद पर भी स्टैंड लेना मुझे बहुत भारी पड़ा। जब मैंने प्रेमचंद पे स्टैंड लिया कि तब मेरे पे बहुत अगर आपने एक किताब पढ़ी होगी सामंत का मुंशी प्रेमचंद, तो वो आधी किताब जो है मेरे ऊपर लिखी गई है कि किस तरीके से ये महिलाएं जो हैं वो दूसरे आदमियों के चक्कर, दूसरे पुरुषों के चक्कर में आके हमें घेरती हैं। तो वो ये मानते हैं कि दलित महिलाओं की कोई समझ नहीं है, कोई सोच नहीं है, वो कुछ सोच नहीं सकती, वो कोई समझ नहीं सकती। तो अब जो मुझे आजकल जो दिखने लगा है वो ये दिखने लगा है, जो कि मुझे लगता है मीना कोतवाल ने सही सवाल उठाया आपने उस पर, कि जब हम ये मानते हैं, बहुत बार ये मानते हैं कि स्त्री जो है स्त्री है, बहुत बार ये मानते नहीं स्त्री स्त्री नहीं है, स्त्री जो है वो खांचों में बटी है। बहुत बार हमारे साथी ये मानते हैं, अगर हम किसी मुद्दे को उठाएं, चाहे वो जाति के मुद्दे को उठाएं, चाहे आरक्षण के मुद्दे को उठाएं, चाहे हम जो है प्रतिनिधित्व का सवाल उठाएं, तो वो ये कहते हैं कि ये तो हमारा आंदोलन, स्त्री आंदोलन को तोड़ने के लिए आ गई हैं। इनके पास जो है ना स्त्री एक होती है, ये स्त्रियों को बांटने आ गई हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि स्त्रियाँ तो बटी हुई हैं, और बटी हुई हैं इसलिए उन्हें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अगर मैंने जो शिवराज जी ने कहा, मैंने भी पहले बहुत बार सुना कि लोग दलित साहित्य को नकारते हैं, कथ्य के हिसाब से भी नकारते हैं, शिल्प के हिसाब से भी। कई तो ये मानते हैं कि हाँ कथ्य तो ठीक है लेकिन शिल्प बहुत बेकार है। कई लोग कहते हैं शिल्प इसमें था लेकिन कहानी थी नहीं। मतलब कि पूरे तरीके से जो एक ब्राह्मणवादी जो एक सौंदर्य शास्त्र होता है, जिसमें कि अरे एक महिला का जिक्र करना हो तो उसकी एक छवि बनाई हुई है कि उसकी छवि ऐसी होगी, बाल लंबे होंगे, उसके गाल भरे होंगे, रंगोरा होगा, और उसके जो है वो मतलब जो शारीरिक जो सुंदरता, उसको जो मानते हैं कि एक स्त्री ऐसी होती है, तो उसी स्त्री को लेकर के जो महिला साहित्य है और जो सवर्ण साहित्य, हिंदी साहित्य, वो एक ही मानदंड अपनाता है। इसलिए उनको दलित साहित्य, स्त्री साहित्य नज़र नहीं आता, क्योंकि उसमें जाति की बात है, उसमें औरत के श्रम की बात है। पिछले दिनों एक चीज़ मुझे जो देखने में आई कि बहुत मेहनत से दलित साहित्यकारों ने और दलित शाही ने जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ मुहिम चलाई थी, मैं उसमें एक विशेष तौर पे जो नाम लूँगी तुलसीदास जी का,
कि आजकल लोग तुलसीदास की हिमायत करने लगे हैं। मतलब वो इतने बड़े वाक्य भूल चुके हैं कि शूद्र गवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उसमें उनको तुलसीदास की खामियां ये वाली बात, मुझे लगता है कि अगर ये सेंटेंस मुझे लगता है पूरी किताब को रख दिया जाए तो ये एक वाक्य पूरी किताब को खारिज करने के लिए काफ़ी है। लेकिन लोग उसमें चश्मा लगा लगा के, प्रगतिशील लोग उसको ढूंढ रहे हैं कि इसमें क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, ढूंढ के बताएं कि इस रचना में क्या अच्छा है। तो मुझे लगता है कि जो ये कहते हैं कि भाई जो साहित्य है जो वो अस्मितावाद में फंस गया, या जो डिग्निटी की लड़ाई लड़ रहा है, या जो जाति के मुद्दे पर ही उठाता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार हमें जो हमारे सो कॉल्ड प्रगतिशील है, जो कुछ सो कॉल्ड हमारे वामपंथी लोग हैं, उन्हें झांकना चाहिए कि वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वो धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारे सामने बड़े सारे उदाहरण हैं कि आप सिरहाने से होते हो तो आपके नीचे गीता होती है, उधर तुलसीदास की रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस रखी होती है। तो ये एक बहुत छोटी ऐसी बातें हैं जिस पे कि दलित साहित्य और दलित विमर्श प्रभावित होता है, क्योंकि ये मूल्य दोबारा से जातिवाद को, ब्राह्मणवाद को, पितृसत्ता को पोषित करते हैं। ये सिर्फ एक वो बात नहीं है कि आपने ग्रंथ को चाहा, एक पढ़ लिया, एक आपके बचपन से पढ़ते आ रहे, आपको बहुत पसंद था, उसमें आप ये थे, नहीं। ये ग्रंथ पितृसत्ता को मजबूत करने वाले, हम ये भूल जाते हैं कि एक औरत को देश निकाला दे देगा तो उसने बच्चे अपने कैसे पाले, अकेली औरत ने, लेकिन हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसमें से अच्छे पॉइंट ढूंढते हैं। साथियों, पिछले दिनों जो मुझे लगता है दलित स्त्रीवाद के लिए चुनौती एक ये भी है कि जो जिस तरीके से चीज़ों का विश्लेषण हो रहा है, जिस रजनी ने जो चीज़ें इंडिकेट की कि जिस वो गई एक किताब के लोकार्पण पे, और जब दलित महिलाएं अपनी बात रखती हैं तो वाकई उनकी बात को गायब कर दिया जाता है, उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। स्वराज जी ने उठाया दलित लेखक, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। जब मैं दलित लेखक संघ की अध्यक्ष बनी, मेरे साथ 6 महिलाएं पूरी टीम में आईं, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सारी महिलाएं थी। लेकिन दुख की बात है कि मेरी फेसबुक पे ट्रोलिंग हुई इसके लिए। फेसबुक पे मुझे ट्रोल किया गया कि, और ये कहा गया कि दलित महिलाएं एक साथ इतनी कैसे आ गई, शायद चीटिंग से आई हैं, बेईमानी से आई हैं, या क्या आई हैं। तो बड़े दुख की बात है, जो हमारे साथी हैं वो हमें ट्रोल करते हैं, और वो किसी सवर्ण महिला को ट्रोल नहीं करते, वो दलित महिलाओं को ट्रोल करते हैं। हिंदू कॉलेज के एक प्रोफेसर ने तो मेरी जान ही खा ली, हर बार मुझे फेसबुक पे आके लिखता था, मुझे अपना संविधान दिखाओ, अपना संविधान दिखाओ, आप कैसे बनी। मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र ने कहा, आप कैसे बन गई? मतलब एक तरह से मैं कहूँगी मठाधीशी। अगर हम अपने मठों से नहीं पूछेंगे, हम अपने दोस्तों से नहीं पूछ के खड़े करेंगे, हम अपने पतियों से नहीं पूछेंगे, अपने भाइयों से नहीं पूछेंगे कि हम ये काम कर लें, तो शायद हमें परमिशन भी नहीं मिलेगी। हमें परमिशन चाहिए इस चीज़ की। बड़ी हैरानी की बात है कि हम जो है वो तमाम तरह की धाराओं में आके अभी तक औरत की तरफ ये देख रहे हैं कि इसको हमें परमिशन देनी चाहिए, तब ये कहीं जाएगी, नहीं तो इसकी जाने की कोई हिम्मत नहीं है। तो दलित स्त्री जो चौतरफा शोषण के शिकार है, जिसमें पहला उसका दलित होना, दूसरा उसका स्त्री होना, तीसरा उसका दलित स्त्री होना, चौथा उस पर जो गरीबी की मार है, आर्थिक है, इन सारी चुनौतियों से वो झेलती है। और मैं आपको बताऊं, ऑक्सफैम की थोड़े समय पहले रिपोर्ट आई थी कि जिसमें जो दलित महिलाएं हैं वो 14.5 साल अन्य महिलाओं के मुकाबले कम जीती हैं, अन्य महिलाओं के मुकाबले कम जीते। और इसका कारण है जो उनके साथ सामाजिक शोषण होता है, जो सामाजिक हिंसा होती है। घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा में हमें फ़र्क समझना पड़ेगा। सामाजिक हिंसा जो समाज कर रहा है, जो बेड़नी के नाम पे बेड़नी के नाम पे औरतों को मार डाल रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि इवन आदिवासी स्त्री को जो खेत नहीं जोतने देता, या फिर जो डायन के नाम पे मार डाल रहा है, या फिर जो जैसे हम देखते हैं कि जो कुछ उदाहरण आए जिसमें कि सुरेखा और पायल तड़वी, हमने देखिए कि पायल तड़वी डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, उसकी सहेलियां भी डॉक्टर थी, लेकिन उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या करे। और डेल्टा मेघवाल जो बच्ची टॉपर थी, उसको किस तरह। तो हमारे जीवन में जो सामाजिक जो हिंसा है, लेकिन अब मैं कहूँगी एक हिंसा जरूर जुड़नी चाहिए, वो है मानसिक हिंसा, जो हमारे साथी हम पे करते हैं, जो हमारे साथी हमारे परिवार के लोग जो हम पे मानसिक हिंसा करते हैं, जो हमारी क्षमता पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो हम पर ये सोचते हैं कि ये औरतें हमारे सपोर्ट के बिना नहीं चल पाएंगी। तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है कि ये चुनौती है, और इससे दलित स्त्रियाँ हमेशा लड़ती रहती हैं और लड़ती रहेंगी। क्योंकि मैं देख रही थी कि हमारी जो
अर्चना है वो बार बार आ रही थी, और मैं ये कहूँगी कि बड़ा दुखद ये हो जाता है कि जो अंतिम वक्ता होता है उसका समय थोड़ा कम होता है, लेकिन मैं सब्रवान हूँ, तो मैं इस बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, आपने कम शब्दों में ही दोहरी चुनौती जो दलित लेखिकाओं की है उसको बहुत ही स्पष्ट रूप में हम सबके सामने रखा, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ उपस्थित सभी लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। इस सत्र को समापन की तरफ है, क्योंकि समय हो चुका है, और इस सत्र का समापन माया एंजेलो की एक कविता से मैं कर रही हूँ। पुरुष स्वयं आश्चर्यचकित है कि क्या देखते हैं वो मुझ में। बहुत कोशिश करते थे किंतु छू नहीं पाते वे मेरे आंतरिक रहस्य को। जब मैं उन्हें दिखाने की कोशिश करती वे कहते नहीं देख सकते, मैं कहती यह मेरी मेहराबी पीठ में, मेरे मुस्कान के उजाले में, मेरे सीने के आरोह में, मेरी शैली की शालीनता में विलक्षण लिए मैं हूँ स्त्री, वह विलक्षण स्त्री हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे वक्ता अभी यहाँ बने रहेंगे। मैं वीरेंद्र यादव सर से आग्रह करती हूँ कि आप स्टेज पर आएं और हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। रजनी अनुरागी जी को स्मृति चिन्ह देकर, शिवराज सिंह सर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। रजनी अनुरागी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। बजरंग बिहारी तिवारी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। मीना कोटवाल जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। मीना कोटवाल जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है। अब हमारी संचालक नीलम जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। अब लंच का समय हो गया है, तो जो यहाँ पर भोजन कर रहे हैं उनसे एक आग्रह भी है, आप ग्रुप फोटो एक साथ हो जाए। फिर लंच का समय हो गया है, तो यहाँ भोजन जो भी कर रहे हैं उनसे एक आग्रह है कि हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तो कृपया यहाँ पर साफ़ सफाई का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। कई डस्टबिन यहाँ पर है, तो जो भी फेंकने वाली वस्तु है उसको कृपया उसी में फेंका जाए। और हम चूँकि हमारा सत्र थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन हम तीसरा सत्र 2:30 बजे ही शुरू करेंगे, तो कृपया आप लंच करके जल्दी से यहाँ पर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।